उत्तर प्रदेश में राजभर समाज का सियासी समर्थन किसको मिलेगा, ये अभी तय नहीं है। लेकिन इस समाज के आइकॉन सुहेलदेव राजभर के आशीर्वाद को लेकर राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। बहराइच में लोकप्रिय सुहेलदेव की जयंती पर पीएम मोदी ने ये कहकर राजभर समाज का समर्थन हासिल करना चाहा कि प्रदेश में सुहेलदेव जैसे तमाम महापुरुषों के साथ अन्याय हुआ। पीएम ने बहराइच में सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा और सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का ऐलान भी किया। इतिहास में भले ही सुहेलदेव का जिक्र न हो, लेकिन लोक कथाओं में सुहेलदेव हमेशा जिंदा हैं। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेलदेव के शौर्य, पराक्रम, उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। सिर्फ वीरता ही नहीं, एक संवेदनशील और विकासवादी शासक के रूप में उनकी छाप अमिट है। यही वजह है कि कई समाज इन पर दावेदारी जताते हैं। कुछ साल पहले बीजेपी, बसपा सहित अन्य पार्टियों ने राजा सुहेलदेव को पासी के तौर पर प्रचारित किया। सुहेलदेव राजभर के नाम पर पार्टी बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव को राजभर समाज का बताकर नई इबारत लिखने की कोशिश की। ऐसे लोग भी बहुतायत में हैं जो सुहेलदेव को राजपूत समाज का मानते हैं। कहते हैं कि सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान सैयद सालार मसूद गाजी के नेतृत्व में गजनवी की सेना जब बहराइच पहुंची तो सुहेलदेव से उनकी जंग हुई। 17वीं सदी में फारसी में लिखी गई मिराते मसूदी में इसका जिक्र है। इसके बाद के लेखकों ने सुहेलदेव को राजपूत, राजभर और नागवंशी क्षत्रिय बताया है। आपको बता दें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की 49 विधानसभा सीटों पर राजभर वोटर्स का कब्जा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सुहेलदेव को लेकर चल रही राजनीतिक जंग किसके हक में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
हूं योगेंद्र, आप कर रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान होगा कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश में के बहराइच में 40 फीट हाइट की राजा सुहेल देव की मूर्ति का अनावरण किया है। मूर्ति के अनावरण के साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास ने सुहेल देव की जैसे महापुरुष के साथ में न्याय नहीं किया है, और इतने वर्षों से न्याय क्यों नहीं हो पाया, इतिहास क्या न्याय चाहते हैं मोदी साहब, आगे क्या न्याय मिल पाएगा, वो जिस न्याय की बात कर रहे हैं। तो हम तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे और आखिर सुहेल देव के प्रासंगिक क्यों हो गए अचानक, ये तमाम जो पहलू हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण मिश्रा जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और अंशुल जी इसके प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और भी गेस्ट जैसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। सुहेल देव, राजा सुहेल देव मोदी साहब और इंसाफ नहीं हो पाया है। योगेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, आगामी वर्ष में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और अगर आप देखेंगे तो भाजपा के चुनावी रणनीति पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को भाजपा ने शुरू से अपनाने का प्रयास किया है। खास करके विगत एक दशक अगर हम माने, 2 बार उनके पंचवर्षीय चुनाव में उनकी विजय हो रही है लगातार, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे राज्य सरकारों में, तो उसमें वो सब तरीके के हथकंडों को कह सकते हैं, राजनीतिक समीकरणों को बिठाने की बात कह सकते हैं, जातिगत समीकरणों के बिठाने की बात कह सकते हैं, और वो समय समय पर हर समाज के हर तबके के लोगों पर उनकी नजर रहती है, उनके उभरते हुए लोगों पर नजर रहती है। अगर आपको याद होगा तो हमारे यहाँ जो पूर्वांचल का एरिया है, वहां पर बिंद समाज, मल्लाह समाज, निषाद समाज जिसको कहा जाता है, और राजभर समाज, इसकी बहुलता पाई जाती है। ये कई विधानसभा सहित लगभग आधा दर्जन लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है ये समाज। और आपने देखा होगा उस समय निषाद समाज से उभरते हुए के साथ आगे किया गया था। तत्पश्चात उसके बाद राजभर समाज से प्रतिनिधित्व दिया गया, राजभर समाज के व्यक्ति को मंत्री पद दिया गया, जबकि उनकी महज 4 सीटें थी। तो भाजपा की रणनीति के तहत समय समय पर विभिन्न सामाजिक वर्गों को दृष्टिगत रखते हुए उनके महापुरुषों को याद करना, उनके महापुरुषों से संबंधित इस तरीके की चीजें, जैसे आपने देखा होगा कि सुहेल देव एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट अभी कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। बहराइच में मेडिकल कॉलेज के लिए भी कहा गया है। जी जी, तो ये एक रणनीति का, भाजपा की चुनावी रणनीति का, राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है योगेन जी। मैं अरुण जी आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ अंशुल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशुल, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। आपके पार्टी के विपक्षी दल हैं, अचानक मोदी साहब के ये कहने पर आक्रामक हो रहे हैं कि चुनावी शगुफा है और चुनावी लाभ लेने के लिए अचानक उन्हें सुहेल देव की याद आई है। लेकिन उनका साफ साफ यह भी आरोप है कि इतिहास में नाइंसाफी उनके साथ में हुई है, वर्षों से उन्हें भुला दिया गया। यानी कि अलग अलग जो गवर्नमेंट्स रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बीएसपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, तो ये सीधा निशाना यह है कि एक ऐसे महापुरुष को कभी याद नहीं किया गया जिनकी प्रेरणा प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत जरूरी थी। नहीं, देखिए, ये बात नहीं कही जा सकती कि उनको भुला दिया गया, और उनकी प्रेरणा है, निश्चित तौर से है। महाराजा सुहेल देव जो अन्याय के खिलाफ लड़े, गुलामी के खिलाफ लड़े, उसी परिपाटी को तो कांग्रेस पार्टी ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, बुद्धिजीवियों ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने आगे बढ़ाया। और उनकी जो सोच थी कि समाज में जो निचला तबका है, जो कमजोर वर्ग है, उसको भी समानता मिले, उसको भी समानता से सभी अधिकार मिले। कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी वो इसीलिए लड़ी। संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान की जो निर्माण सभा थी, उसने भी इस बात को ध्यान रखा। तो किसी के भी जो विचार है वो मुझे लगता है उसको ज्यादा दिनों तक जिंदा रखते हैं, हमेशा जिंदा रखते हैं। और जो महाराजा सुहेल देव के विचार थे, जो उनकी सोच थी, देखिए, कोई भी व्यक्ति एक कालखंड तक ही जीवित रहता है, उस कालखंड के बाद
सभी का ये शरीर नश्वर है, सभी को जाना है। लेकिन अगर किसी की सोच, किसी के विचार आगे आते हैं तो मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने उस काम को किया था। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी को शायद किसी ने बताया होगा कि जो महाराजा सुहेलदेव हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो उससे कुछ उनका राजनीतिक फायदा हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर एक विषय को सिर्फ राजनीति के चश्मे से ही देखती है। चाहे वो भगवान राम को हो, उसको भी वो राजनीतिक चश्मे से ही देखते हैं। चाहे महाराजा सुहेलदेव हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, कोई भी हो, उनका सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ कैसे हल होगा, सिर्फ उनका कंसंट्रेशन रहता है। अगर महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में या उनके जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर तबका है, जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, या जो पीड़ित लोग हैं, उनकी चिंता यदि प्रधानमंत्री जी को होती तो 7 साल से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले भी कम से कम वो चर्चा करते। इससे पहले उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। इससे ये पता चलता है कि उनको किसी ने बता दिया और उन्होंने उसी को आगे लेकर वो बढ़ गए। उन्होंने अपना भाषण दिया और इतिश्री कर ली। चलिए वापस आ रहा हूँ। जितेंद्र यादव के पास साथ जुड़े हुए हैं, बनारस से इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता। जितेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना था कि सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव को बुलाया गया, वो प्रेरणा स्रोत थे, नई पीढ़ी के लिए भी, आज के लिए प्रासंगिक हैं, लेकिन उन्हें इतिहास में उनके साथ में जो इंसाफ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उन्हें उस तरह से याद नहीं किया उनका कद था। तो सीधा आरोप पे तमाम जो गैर भाजपाई यहाँ पे सरकारें रही, उन पे सब पे निशाना साधा है, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे बीएसपी हो, या फिर कांग्रेस की सरकार हो। जी जितेंद्र यादव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं वापस। जितेंद्र यादव हमारे साथ। जी योगेन जी, देखिए, एक मैकेनिज्म होता है या कहीं से माइक्रो मैनेजमेंट, क्योंकि पिछला जो चुनाव था, आपको अच्छे से ध्यान होगा कि बीजेपी ने हर तरह से, बेशक ये बात तो सही है कि राजनीति में अगर कोई भी दल आ रहा है कि आपके पास में अगर वो हुनर है, वो काबिलियत है, वो जज्बा आपके पास में है कि मुझे सत्ता बनाने के लिए इन रास्तों को मुझे अपनाना है, तो मुझे लगता है कि सभी के पास में है। वो अब कौन उस रोड को फॉलो करता है, कौन नहीं करता है, कौन उसको उसमें कामयाब हो पाता है, ये देखने वाली बात रहती है। चलिए मैं अरुण जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार हमारे यादव अभी बनारस से। जितेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को राजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण करते हुए पूर्व की सरकारों पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। कहा है कि नाइंसाफी की है इतिहास में, यानी कि उनका सीधा सीधा कहना था कि उनका जो कद है वैसा उन्हें याद नहीं किया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने प्रारंभ से ही चौधरी चरण सिंह जी, डॉक्टर लोहिया जी के विचारों से ओत-प्रोत रहा है। ऐसे में हमें वर्ग, समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने का सार्थक प्रयास किया है। राजनीतिक भागीदारी हो, संगठन में भागीदारी हो, और उनकी समस्याओं, उनकी मूलभूत समस्याओं के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है समाजवादी पार्टी। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का आरोप सिर्फ राजनीतिक आरोप ही कहा जाएगा, उससे ज्यादा कुछ मैं नहीं मानता हूं। समाजवादी पार्टी ने शुरू से जो है पिछड़ों के साथ, दबे कुचले वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रही है। माननीय कांशीराम जी के साथ भी जो गठजोड़ रहा है समाजवादी पार्टी का, उसी संदर्भ में रहा है कि लंबे समय तक राजनीतिक भागीदारी से एक वर्ग विशेष को, समाज के पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को जो रोकने का प्रयास रहा है, उसको जो है मुख्य धारा मिला के प्रगति की ओर अग्रसर करने का मकसद रहा है समाजवादी विचारधारा का। और ये विचारधारा डॉक्टर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अब माननीय अखिलेश यादव जी उस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश व्यापी जो है महाराजा की जयंती को मनाया है और उनके विचारों के योगदान पे चर्चा हुआ है। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालयों पे और कार्यकर्ताओं, नेताओं ने चर्चा करा कि उनके जो योगदान रहे हैं देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने में, उस विषय पे चर्चा हुआ है। निश्चित रूप से उन्होंने विदेशी आक्रांता के खिलाफ जो है भारत की एकजुटता को सहेज कर जिस शानदार तरीके से विदेशियों को परास्त करने का काम किया है,
वो उल्लेखनीय है। यह बात अलग है कि इतिहास में, हेलो जी जितेंद्र जी, वापस आ रहा हूं आपके पास। अरुण मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अरुण जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। अरुण जी देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि एक माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो किसी भी लेखना को अवसर में बदल सकते हैं, किसी भी कमजोरी और कमी को उसको अवसर में बदल सकते हैं। आपको ध्यान होगा मायावती जी काफी, जो वहां का एक दलित तबका है या एससी के वोट हैं, काफी उनको प्रेरित करके और अपनी ओर किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एससी वर्ग में से नरेंद्र मोदी या अमित शाह कहें या उनके जो भी रणनीतिकार हैं, उन्होंने उन वर्गों को निकालना शुरू किया उसमें से जो हमेशा जिनको टिकट ज्यादा मिलते रहे हैं अवॉइड किया गया, या फिर जिनको नेगलेक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिले उन वर्ग के लोगों को टिकट दिया। ओबीसी में गैर यादव जो हैं उनको आगे लेकर के आए। तो प्रतिपक्ष की पार्टियों की उस तरह की तैयारी है, जो अभी भी साल भर पहले से बीजेपी जिस रणनीति को अपना रही है, वैसी आक्रामकता में कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरे दल हो, उस तरह से काम कर पा रहे हैं वहां पे? योगेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विचारणीय तथ्य जो है इस पूरे घटनाक्रम में जो विगत 2 दिनों से चल रहा है, सबसे पहली बात तो ये इस विषय पर चर्चा होगी। आपने भी ध्यान दिया होगा कि राजपूत समाज ने कुछ आपत्तियां भी दर्ज करी। राजा सुहेलदेव के विषय पे गजनवी के समय में जो 17वीं शताब्दी में के आसपास का ये घटनाक्रम था कि महमूद गजनवी का एक सालार गाजी करके नाम था उसके सिपह सालार का, उसने हमला किया था। और ये माना जा रहा है कि एक किंवदंती या एक कथा के मुताबिक, एक किताब के मुताबिक जो कि पारसी में लिखी गई थी, उसमें यह जिक्र आया कि बहराइच के आसपास राजा सुहेलदेव ने वो मुकाबला किया था और सालार गाजी को हराया था, जो कि महमूद गजनवी की तरफ से वहां हमला किया था उसने। अब दूसरी तरफ आप दूसरे पहलू को, सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए। लखनऊ शहर में ही अंबेडकर पार्क से थोड़ा आगे अगर आप जाते हैं, जो एयरपोर्ट के पास है, तो वहां पर राजा सुहेलदेव के नाम की बड़ी भव्य प्रतिमा भी है, और वहां पर बाकायदे पूरा बहुत बड़ा उद्यानिक तरीके से उद्यान बसाया जा चुका है। और ये बसपा से के प्रथम कार्यकाल के पश्चात से ये उसका उद्घाटन हुआ था, और उसको पूरे तरीके से वहां पर देश में एक रोचक मामला लगाएंगे। उसमें विचारणीय तथ्य यह है कि राजा सुहेलदेव को पासी समाज के रूप में, राजा सुहेलदेव पासी के रूप में भी काफी दिनों तक प्रचारित किया जाता रहा यूपी के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच में। अब जब बात आई तो राजा सुहेलदेव को राजभर समाज का भी उल्लेख किया जा रहा है कि राजभर समाज से भी है। राजपूत समाज का एक अपना अलग कहना हो गया है कि राजा सुहेलदेव ने जो वहां पे मुकाबला किया था सालार गाजी से, तो उस समय जो जिक्र आता है वो राजा सुहेलदेव राजपूत समाज से थे। तो जातिगत समीकरणों के बीच में इस तरीके के जो घटनाक्रम भी आ रहे हैं, विचारणीय तथ्य यह भी होंगे। इन सब के बीच में अगर यह बात उठती है तो ये निश्चित तौर पे आप मान के चलिए, अन्य पिछड़ों के अभी 17 अन्य पिछड़े समाज के 17 वर्गों को अभी हाल ही में शामिल किया गया था, जिसमें कई जातिगत समीकरण बिठाने के समीकरण के तहत भेजे गए थे, जिसमें 27% से ज्यादा आरक्षण होने की वजह से उसे बाद में कोर्ट के माध्यम से उसको रिफ्यूज भी कर दिया गया था। तो ये जातिगत समीकरणों का खेल और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का एक तरीके से प्रयास, ये हर एक राजनीतिक दल अपने अपने समय पर करता रहा है और आगामी समय में भी करता रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है कामयाब कौन हो जाता है, कौन किसको कितना लुभा पाता है। हाँ अरुण जी, आप साफ कह रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इस तरह की अगर कोई प्रयास की बात हो, या फिर कहें कि ऐसी कोई रणनीति अपना रही है, तो पहली मर्तबा नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा कई मर्तबा हुआ है, कई बार देखा गया है। ये कहा जा सकता है इसे निश्चित तौर पे हर एक राजनीतिक दल को वोट के लिए बुलाया जाना, ये कहा जा सकता है निश्चित तौर पे। अगर आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अगर आप गोचर करें तो वहां पर आप पाएंगे कि कांग्रेस के समय में एक जमाना ये था कि दलित और सवर्ण, यानी और दलितों में सवर्णों में भी ब्राह्मण समाज, दलित और ब्राह्मण समाज का एक ऐसा गठजोड़ चला। पहले दलित सवर्ण का चला और उसके बाद दलित ब्राह्मण नारायण दत्त तिवारी के समय तक वो गठजोड़ चलता गया, सफलता मिलती चली गई। इसी के जस्ट बाद पिछड़ों का एक उद्भव हुआ, मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में, मायावती जी के नेतृत्व में शुरू हो गया दलितों का एक उद्भव। भाजपा एक हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के उसका उद्भव शुरू हुआ।
उसके पश्चात लगातार ये राजनीतिक समीकरण बदलते चले गए। सवर्ण टूट करके चला गया भाजपा के पाले में, दलित टूट कर चला गया मायावती के पाले में, और मुलायम सिंह के पाले में चले गए पिछड़े वर्ग के लोग। अब यहां पर वो एक पूरा दौर सा चला लगभग 2 दशकों तक कि मुसलमान जिस पक्ष में चला जाता था 17%, वो पक्ष सत्ता पर काबिज हो जाता था। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने वाले लोगों का आप क्रम देखेंगे तो पहले सवर्ण और दलित का गठजोड़, उसके बाद फिर जब दलितों में जातियों का एक तरीके से विघटन हुआ और हर एक जाति, जाटो समाज पश्चिम का अलग हुआ, इधर आपके राजभर, खटीक, बिंद और अन्य समाज के लोग अलग हुए। इस तरीके से जो जातिगत बंटवारा हुआ, पिछड़े समाज में भी यादव के अतिरिक्त जो समाज के लोग आते थे, वो निषाद या अन्य लोग जो भी आते थे, उनका बंटवारा हुआ, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने उनको आकर्षित किया। परिणाम ये हुआ कि पहले कांग्रेस, फिर उसके बाद आई सपा बसपा और भाजपा का गठजोड़ वाले समीकरण, और आज उसी में एक नया समीकरण एक तरीके से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें सवर्णों के गठजोड़ के साथ दलितों का गठजोड़ जोड़ने का पूरा प्रयास भाजपा का है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी है, प्रदेश स्तर पर भी है। इन पिछड़ों में भी सेंध लगाने की कोशिशें हो रही हैं। जी चलिए अंशुल, आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं। अभी अरुण को आपने सुना, उनका साफ कहना था कि पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा कि कोई सियासी पासा फेंका जा रहा हो और जिसकी वजह से वोटर की ओर ध्यान हो, या फिर कहें कि किसी महापुरुष को भुनाने की कोशिश की जा रही हो। जो पार्टी जिसका जहां पे अपना एजेंडा चलता है, हर पार्टी कोशिश करती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के इस तरह के उद्बोधन पे, या कहें कि राजा सुहेल देव के मूर्ति के अनावरण पे फिर राजनीतिक बयानबाजी क्यों होनी चाहिए? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी की शुरुआत तो प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने महाराजा सुहेल देव के ऊपर प्रकाश डालने से ज्यादा कमियां गिनाने का काम किया। तो राजनीति तो उन्होंने शुरू की। जिस तरीके से उनका एक प्रश्नवाचक संबोधन था, शिकायती पूर्ण लहजा था, तो इससे तो ये पता चलता है कि अभी भी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। सही बात तो ये है कि महाराजा सुहेल देव, मैंने पहले ही कहा, उनकी जो सोच थी उसको कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाने का काम किया। हाँ ठीक है, राजनीतिक पार्टी हर एक विषय पर राजनीति करती है, लेकिन जो कमजोर तबका है, जो पिछड़े लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, उनका सशक्तिकरण कैसे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि जो पिछड़ों की मैं आपको बताऊं स्कॉलरशिप आती थी, केंद्र सरकार ने उसको घटा दिया। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति के छात्र तैयारी करते थे, उसको भी इस सरकार ने बंद कर दिया। और उसके बाद अब एक नया प्रोपेगेंडा अभ्युदय करके शुरू किया जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश का 25% अपराध दलितों पर होता है। सबसे ज्यादा दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो सरकार की जो सोच है उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी नीयत नहीं दिखती कि जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, जो वंचित हैं, सभी वर्ग के, उनको कैसे समान अवसर दिए जाए, उनको कैसे सशक्त किया जाए। प्रधानमंत्री जी सिर्फ राजनीति करने आते, मैंने आपको पहले ही बताया। उनको किसी ने बता दिया होगा कि ये करने से फायदा हो जाएगा, तो उन्होंने अपना चालू कर दिया। तो लेकिन उनकी सोच में, उनकी सरकार की जो डिलीवरी है, उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि महापुरुषों को बुलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बिल्कुल, पूरी तरीके से यही आरोप है। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपने महापुरुष नहीं है, इसलिए वो इधर उधर से ही ढूंढ ढांड के लाते हैं और शिकायती लहजे में ही किसी तरीके से उसमें उसके पीछे खड़े होने की कोशिश करते हैं। 7 साल से ज्यादा हो गए। अगर वो महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा आवरण के समय ये बताते कि हमने पिछड़ों के लिए क्या किया है, जो कमजोर है उनके लिए क्या किया है, तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं जितेंद्र जी का रुख करना चाहूंगा बनारस की ओर। जितेंद्र जी, अभी आपने सुना, अंशुल जी को भी सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वोट की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल चुनाव है, तब सुहेल देव, राजा सुहेल देव का नाम याद आया उनको। अंशुल कह रहे हैं कि किसी ने बता दिया कि इतनी सीटों पे उनका असर है तो उसको भुनाया जा सकता है। यहाँ एक बात आती है सामने कि पहले इस तरह से याद नहीं किया गया, और जो प्रधानमंत्री साफ साफ कहते हैं कि उन्हें उस तरह से बुलाया गया सरकारों ने जो उनका कद था। हालांकि अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं उनके नाम से पार्क पहले से बना हुआ है,
तो 49 सीट्स हैं जिनका एक जिक्र किया गया है कि जहां उनके नाम का असर हो सकता है। 20 ऐसी लोकसभा सीटें हैं कि जहां उनके फॉलोअर्स हैं, उनका असर हो सकता है। तो ये तो तय है कि राजनीतिक दल वोट की फसल काटना चाहते हैं। काट कौन पाता है सुहेल देव के नाम से, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसा कुछ याद है आपको कि ये कहा जा सके कि समाजवादी पार्टी के सरकार के वक्त राजा सुहेल देव के लिए पार्टी ने ये सब कुछ किया था? नहीं किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहला अवसर रहा। अलग अलग मंचों से इसे छोड़ने वाले नहीं है। बनारस में सारनाथ में महाराजा सुहेल देव एक बड़ी प्रतिमा है। वहां पर प्रतिवर्ष जो है समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़े भव्य तरीके से उनकी जयंती मनाते हैं, उनके विचारों पे चलने का संकल्प लेते हैं और उनके योगदानों पे चर्चा करते हैं। ये समाजवादी पार्टी हम लोगों की परंपरागत ये कार्यक्रम रहा है, इस वर्ष भी हुआ है और उसमें जुड़ा कि कई स्थानों पे इस वर्ष हुआ और पार्टी कार्यालय में भी हुआ। और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कई जिम्मेदार नेता राजभर समाज से उनके योगदानों और उनके कार्यक्रमों पे जो है चर्चा करते हैं। और रही बात राजनीति की, तो महापुरुषों को याद करना चाहिए और उनके योगदानों से उस वर्ग विशेष में एक जागरण लाना चाहिए, उनके भीतर एक चेतना का संचार हो कि वो महान योगदान उनको देश के प्रगति और विकास में उनका होना चाहिए। इस दिशा में जो है हमारी राजनीतिक चेतना, हमारी सोच होनी चाहिए, न कि संकीर्ण राजनीतिक सोच में जो है आरोप प्रत्यारोप में जो है महापुरुषों को हम घसीट लें। ये बहुत आदर्श राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। मेरा ख्याल है कि महाराजा सुहेल देव जी को जिस प्रकार से नेपथ्य में रखा गया था, आज उन पे चिंतन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। उनके क्या क्या राजनीतिक योगदान रहे, किस तरीके से उन्होंने जो है भारत को जो है भारत के नागरिकों को एकजुट करके उस समय आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष किया था, उस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसके साथ इससे गहरी भी राजनीति कर रही है, वो उससे उसे बचना चाहिए। इस देश को जितेंद्र जी वापस मैं जितेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास में। या मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, भाजपा से सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। तो ये हमारा पैनल कंप्लीट, हम चाह रहे थे कि बीजेपी की ओर से कोई नेता जुड़े ताकि वो बातों का जवाब दे सके, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए हमारे साथ में। मैं अरुण जी आपके पास वापस आना चाहूंगा। तो ये तो तय मानना चाहिए कि अभी तो राजा सुहेल देव जो है वो ही अभी राजनीतिक दलों के फ्रंट लाइन पे हैं, जिन पे चर्चा की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसे कई महापुरुष हैं जिनका जिक्र हो सकता है। निश्चित तौर पर योगेंद्र जी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 18% राजभर वोट है हमारे यहाँ। और अगर आप राजनीतिक समीकरण के साथ जातिगत समीकरण का आंकड़ा अगर देखेंगे, तो जो बहराइच से लेकर बनारस तक का और काफी हद तक पूर्वांचल का हिस्सा जो आता है, वहां राजभर समाज की प्रभुता है, एक तरीके से प्रभुत्व है। वहां पे राजभर समाज काफी तादाद में है। आपको याद होगा कि 60 के दशक में राजा सुहेल देव को पासी समाज के रूप के वीर योद्धा के रूप में प्रचारित करने का प्रयास किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय पासी समाज के उद्गम के लिए जो क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने उनमें हौसला भरने के लिए, हिम्मत भरने के लिए राजा सुहेल देव को एक वीर पासी समाज के राजा के रूप में चित्रित करना शुरू किया था। जब 2002 आते आते, जब मायावती से अलग होते समय ओम प्रकाश राजभर तो मंत्री भी रहे भाजपा की सरकार में, विगत दिनों उन्होंने इस्तीफा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार यूपी में थी, पूर्ण बहुमत के बावजूद भी उन्हें मंत्री बनाया गया था राजभर समाज के वोट बैंक को दृष्टिगत रखते हुए। तो उन्होंने इस्तीफा दिया और अलग हुए, तो राजभर समाज के लिए बात करने की बात जब कही, तो 2002 में इन्होंने उठाया कि राजभर समाज से राजा सुहेल देव जो है उन्होंने संघर्ष किया और जो विदेशी आक्रांता गजनवी का भांजा सालार गाजी था, उसको मार भगाया बहराइच। तो निश्चित तौर पे जो हमारे पौराणिक महापुरुष हो, ऐतिहासिक महापुरुष हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या उस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग हो, समय समय पर हर एक राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक, अपने सत्ता के गणित के अनुरूप उनका उपयोग करता रहा है। इसमें न सपा कहीं कह सकती है, क्योंकि अगर आप सपा के शासनकाल को अगर देखें, मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल से लेकर के अखिलेश यादव तक के कार्यकाल को अगर दृष्टिगत करें,
तो लोहिया विचारधारा, जो उनकी अपनी विचारधारा मानी जाती है कि साहब हम लोहिया विचारधारा के हैं, तो वहां पर राम मनोहर लोहिया जी की मूर्तियों की, प्रतिमाओं की, पार्कों की या लोहिया विचारधारा से जुड़े महापुरुषों के पार्कों की छड़ी लग जाती थी, झड़ी लग जाती थी, लाइन लग जाती थी। मायावती के शासनकाल में दलितों की वो मसीहा मानी जाती थी, तो अंबेडकर महापुरुष के रूप में अंबेडकर हो, चाहे बिजली पासी का किला हो, चाहे सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव हो, या उनसे जुड़े हुए जो अन्य महापुरुष हो, यहां तक कि ऐसे महापुरुष जो उत्तर प्रदेश से संबंध ना भी रखते हो, महाराष्ट्र नागपुर से संबंध रखने वाले महापुरुष हो, उनकी भी मूर्ति, प्रतिमाएं और पार्कों से सुसज्जित उन्हें कर दिया गया। तो उसी तरह भाजपा पर अगर आप दृष्टिगत करेंगे तो भाजपा ने भी अपने कार्यकाल के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा हो या अन्य प्रतिमाएं हो जो जिनको अपना प्रेरणा स्रोत मानती थी, उनका स्थापना की। ये देखने की बात है कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे चाहे ऐतिहासिक महापुरुष हों या इस तरीके के जो भी महापुरुषों का जिक्र जब भी कभी आता है, तो क्या हम उनके विचारों को अपने राजनैतिक क्रियाकलापों में कभी उसका अनुसरण करते हैं? क्या जनमानस के हित में हम उसको कितने और किस हद तक जाकर के उसका अनुसरण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करते हैं? देखने की बात हर एक राजनीतिक दल को के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरा अपना विचार है, कि आप सिर्फ उन्हें धरोहर के रूप में और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के राजनीतिक समीकरण या कुर्सी की या सत्ता के समीकरण के रूप में जातिगत समीकरण मत बिठाइए। उनके विचारों का अनुसरण करते हुए उस वर्ग, समाज और राष्ट्र प्रदेश के उन्नति के विचारों का अरुण जी मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं, और बस बात यह है कि महापुरुषों को इतिहास जो जगह है वो कायम है, आज भी वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, वो प्रासंगिक हैं ऑलवेज। बट ये है कि उन पे सियासी जुमलेबाजी या सियासी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनका अनुसरण भी किया जाना चाहिए। और भारत की राजनीति में पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा कि किसी महापुरुष को वोट के लिए भुनाया जा रहा हो। पहले भी जिसका जैसे अवसर बैठा उसी तरह से उसे भुनाने की कोशिश की गई है, चाहे वो मूर्तियां लगा के, चाहे उनके नामकरण करके किसी भी बिल्डिंग का, पार्क का, कहीं से भी। तो कोशिश हर राजनीतिक दल करता है। अब वो वोट की फसल कितनी कट पाती है ये देखने वाली बात होती है। लेकिन बस वही है कि जनता जानना भी चाहती है कि वास्तव में किसी भी महापुरुष का जो जिक्र कर रहे हैं वो कितना उसे फॉलो करते हैं, कितना उसका अनुसरण करते हैं। और वास्तव में अगर दिल से हम उन महापुरुषों को जगह देना चाहते हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो तभी जो उनके नियम कायदे या जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, अगर हम आज उसका अनुसरण करें तो मुझे लगता है कि न्याय हो पाएगा, नहीं तो फिर नाइंसाफी बरकरार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।